हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एससी एएसयू के लिए आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है टॉप 55 प्लस एमसीक्यू जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। आज यहाँ पर जो मैंने चैप्टर लिया है, जो आपका चौथा यानी कि जो चौथी यूनिट है आपकी सूचकांक यानी कि इंडेक्स नंबर वाला जो चैप्टर है, उसके मैं यहाँ पर जो है आपको टॉप क्वेश्चन जो है वो कराने वाला हूँ। ठीक है, जो आपका सूचकांक यानी कि जो इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर है, उसके यहाँ पर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आज लिए गए हैं जो कुछ एसएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो वो सारे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। बाकी इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उसकी पूरी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर जो है क्रम से सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता है कि यहाँ पर अब जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप सभी को यहाँ पर जो है 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं 299 में। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए बोनस के रूप में क्या क्या दिया जा रहा है। एक तो आपको 2500 एमसीक्यू मिल जाएंगे सारे स्टैटिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर के। इसके अलावा यूपी जीके की और कंप्यूटर की आपकी वन लाइनर नोट्स मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, स्टैटिक्स की यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स और साथ ही साथ फॉर्मूला नोट्स भी आपको फ्री में मिलने वाला है, इतना सब कुछ। ठीक है, और ये ऑफर आपका 1 जुलाई तक रहेगा। 1 जुलाई से जो है यहाँ पर इसकी फी भी बढ़ेगी। और इसमें मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि वन डे रिवीजन नोट्स आपके लिए मैं ऐड करवा दूं, यानी कि सभी चैप्टर्स के वन लाइनर पॉइंट वाइज जो है 150 से 200 पॉइंट जो है वो हर चैप्टर के ऐड कर दिए जाए, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले जो है पूरा कंप्लीट वन शॉट में रिवीजन भी कर पाए। ठीक है, तो 1 जुलाई तक वो आपका ऐड होगा और उसका प्राइस भी जो है यहाँ पर 499 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद चलिए, तो यहाँ पर इसको लेना है अगर, तो आपको करना क्या है, आप सभी लोग जो है एलविक क्लासेस ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे सेक्शन मिल जाएंगे आपको देखने को, और ये एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा जिसमें जो भी प्रिंटेबल नोट्स हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जितने भी ऐड होते रहेंगे वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि सूचकांकों को मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता है। जो इंडेक्स नंबर है इसको यहाँ पर जो है किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा जो सूचकांक होते हैं, इंडेक्स नंबर होते हैं, इसको जो है आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। ये याद रखिएगा, इससे जो है इकोनॉमिक बैरोमीटर के रूप में जो है यहाँ पर जाना जाता है। के बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फिशर का आदर्श सूचकांक और लेशपेयर का जो है और पाश्चे के सूचकांकों का क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो फिशर का आदर्श सूचकांक होता है ये लेशपेयर और पाश्चे के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। जो फिशर का सूचकांक होता है वो लेशपेयर और पाश्चे के यहाँ पर जो है क्या होता है, इनका गुणोत्तर माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्यामिति माध्य की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए कि समय उत्क्रम्यता परीक्षण यानी कि आपका जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है, इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है आपका, ये P01 इंटू P10 बराबर 1 होता है। ये आपका होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात हो जाए, किसकी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की, तो वो आपका क्या होता है, P01 इंटू Q01 बराबर में होता है इसमें V01। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। जब क्वेश्चन मिलेगा तो मैं वहां पर इसको भी बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि यदि लेशपेयर का सूचकांक आपको दिया गया है और पाश्चे का सूचकांक दिया गया है, तो फिशर का आदर्श सूचकांक क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि जो फिशर का सूचकांक होता है ये लेशपेयर और इसके अलावा पाश्चे का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो सीधे इसका गुणोत्तर माध्य निकाल लीजिए। लेशपेयर के सूचकांक का मान है 144 और इसके अलावा पाश्चे का क्या है 169। इनके वर्गमूल निकाल लीजिए तो 144 वर्गमूल हो जाएगा 12 का और 169 जो है वर्गमूल हो जाएगा 13 का। इसका गुणा करेंगे तो 12 गुणे 13 आपका हो जाएगा 156, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 156। ठीक है, गुणा जरूर कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सूचकांकों के निर्माण में स्प्लाइसिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा जो स्प्लाइसिंग है इसका उपयोग जो है दो या दो से अधिक अतिव्यापी सूचकांक श्रृंखलाओं को जो है निरंतर श्रृंखला में जोड़ने के लिए करते हैं। यानी कि दो सूचकांकों की श्रेणी को जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर स्प्लाइसिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विकल्प नंबर सी में आपको दिया गया है कि दो या दो से अधिक अतिव्यापी यानी कि ओवरलैपिंग सूचकांक श्रृंखलाओं को जो है एक निरंतर श्रृंखला में जोड़ने के लिए यहाँ पर हम लोग जो है स्प्लाइसिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक चालू वर्ष की मात्रा को जो है भार के रूप में प्रयोग करता है।
तो चालू वर्ष की बात हुई है, यानी कि करंट ईयर की बात हुई है, ठीक है। तो करंट ईयर की मात्रा को भार के रूप में कौन यूज करता है, तो वो पाश्चे यूज करता है, ये याद रखेगा। करंट ईयर की मात्रा को हम लोग लिखते हैं Q1 से। तो ये जो है यहाँ पर करंट ईयर की जो मात्रा होती है Q1, इसको भार के रूप में प्रयोग करता है। और यहाँ पर जो लेशपियर का सूचकांक होता है, ये आधार वर्ष की मात्रा यानी कि Q0 को भार के रूप में जो है प्रयोग करता है, ठीक है। और मार्शल एडवर्थ का जो सूचकांक होता है, ये यहाँ पर जो है इन दोनों के योग को यानी कि Q0 प्लस Q1 इन दोनों के योग को भार के रूप में जो है यहाँ पर प्रयोग करता है। और जो केली का सूचकांक होता है, ये एक निश्चित यहाँ पर मात्रा Q को जो है वो भार के रूप में लेता है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि वास्तविक मजदूरी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेगा, जो वास्तविक मजदूरी है यानी कि रियल वेजेज है, इसकी गणना करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मौद्रिक मजदूरी बटे में जीवन निर्वाह सूचकांक गुणे 100, यानी कि ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, ठीक है। मनी वेज बटे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100, इस फॉर्मूले का यहाँ पर जो है वास्तविक मजदूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक दर और एक अनुपात के बीच मुख्य सांख्यिकी अंतर क्या है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी आप दर यानी कि रेट ज्ञात करते हैं, तो रेट ज्ञात करने के लिए यहाँ पर समय यानी कि टाइम की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो रेट जहां पर दर की बात होगी तो वहां पर समय की बात भी होगी, लेकिन अनुपात में समय से कोई मतलब नहीं है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर कि दर में हमेशा समय का तत्व शामिल होता है, ठीक है। दर में जो है हमेशा समय का तत्व शामिल होता है, जबकि अनुपात में ये अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें कह रहा है कि तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अभी आपको मैंने बताया था कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जिसे आप लिखते हैं P01, इंटू में आपका होता है Q01, इंटू में होता है आपका V01, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जो है वो संतुष्ट करता है। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है आपका जो फिशर का आदर्श सूचकांक होता है, ठीक है। फिशर का आदर्श सूचकांक जो है यहाँ पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है वो संतुष्ट करता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है फिशर का आदर्श सूचकांक यहाँ पर जो है वो संतुष्ट करता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की बात हो रही है। यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो है वो बात की जा रही, को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से भी जो है सीपीआई को जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सूचकांक निर्माण में आधार वर्ष के सूचकांक का मान जो है वो सामान्यतः क्या माना जाता है। याद रखिएगा, आधार वर्ष जो होता है ये आपका हमेशा एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। कैसा वर्ष होना चाहिए, सामान्य वर्ष होना चाहिए। और इसका मान जो होता है वो 100 होता है। कितना होता है, 100। तो यहाँ पर इसका मान जो पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि मार्शल एडवर्ड सूचकांक में भार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। अभी याद होगा, मैंने भार के रूप में आपको चारों पॉइंट बताए थे इसके पहले विकल्प में, ठीक है। तो यहाँ पर मार्शल एडवर्ड सूचकांक की बात हुई है, तो इसमें मैंने बताया था मार्शल एडवर्ड सूचकांक में जो है आपका जो यहाँ पर करंट ईयर और बेस ईयर की मात्राएं होती हैं, इन दोनों के योग का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है भार के रूप में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं मार्शल में, ठीक है। Q0 का मैंने बताया था इसका प्रयोग लेशपेयर में होता है। Q1 का प्रयोग जो है वो पाश्चे में होता है, ठीक है। Q0 और Q1 इन दोनों का यहाँ पर गुणोत्तर माध्य यूज हुआ है, तो ये किस में यूज होगा, ये आपका फिशर वाले में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि सूचकांकों के संदर्भ में अपस्फीति की प्रक्रिया का क्या अर्थ है। अपस्फीति की बात हो रही है यहाँ पर, तो अपस्फीति में याद रखिएगा कि जो चालू मौद्रिक मूल्य होते हैं इनको आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों यानी कि वास्तविक मूल्यों में बदलना जो है ये अपस्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है, अपस्फीति कहलाता है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि यहाँ पर परिपत्र परीक्षण या फिर आप इसे जानते हैं सर्कुलर टेस्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं आप इसको, इसको यहाँ पर आप सर्कुलर टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है कि सर्कुलर टेस्ट जो है ये समय उत्क्रम्यता परीक्षण यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट का विस्तार है। और यह परीक्षण कितनी अवधियों के लिए लागू होता है। तो अगर मैं सर्कुलर टेस्ट की बात करूं तो सर्कुलर टेस्ट आप लोग जानते हैं, इसे ऐसा लिखा जाता है P01,
इंटू पी 12 इंटू पी 20 बराबर होता है 1। ये जो होता है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट का व्यापक रूप होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट का व्यापक रूप होता है आपका, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है कितनी अवधियों पर लागू होता है, तो ये जो है 3 या 3 से अधिक अवधियों के लिए जो है वो लागू होता है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है आपको समेशन P1 Q0 इसका मान दिया गया है और समेशन P0 Q0 का मान दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे लेशपियर का मूल्य सूचकांक क्या होगा, तो अगर मैं लेशपियर के मूल्य सूचकांक की बात करूं तो ये क्या होता है आपका, ये होता है समेशन P1 Q0 और बट्टे में होता है समेशन P0 Q0 गुणे 100, ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों के मान दिए गए हैं, इसका मान है 500, बट्टे में हो जाएगा 400 और इनटू में हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, सीधे सीधे 4 आ जाएगा। और अगर 4 से आप 500 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 125 बार ये जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 125, ये आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जो है ये परिपत्र परीक्षण यानी कि सर्कुलर टेस्ट को संतुष्ट करता है। अभी सर्कुलर टेस्ट होता क्या है ये मैंने आपको बताया था, तो याद रखिएगा इसको कौन संतुष्ट करता है, इसको केवल जो है स्थिर भार के साथ जो है वो साधारण ज्यामितीय माध्य सूचकांक यानी कि सिंपल ज्योमेट्रिक मीन इंडेक्स जो है ये यहाँ पर जो है आपका जो सर्कुलर टेस्ट है इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। फिशर का सूचकांक जो है वो इसे संतुष्ट नहीं करता है, ये याद रखेगा। फिशर का सूचकांक जो है आपका वो किसे संतुष्ट करता है, तो फिशर का सूचकांक जो है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट उन दोनों को संतुष्ट करेगा, लेकिन सर्कुलर टेस्ट को संतुष्ट नहीं करेगा। इसके बाद कह रहा है कि आधार परिवर्तन की गणना का सही सूत्र, यहाँ पर जो है आपसे आधार परिवर्तन की गणना का सही सूत्र, आधार परिवर्तन की गणना के लिए अगर सही सूत्र पता करना है तो ध्यान दीजिएगा, चालू वर्ष का सूचकांक बट्टे में होता है नए आधार वर्ष का सूचकांक और गुणे 100, यानी कि विकल्प नंबर ए में जो दिया गया यही आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है कि यदि किसी शहर की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या आपको दी गई है यहाँ पर 5 लाख और उस वर्ष के दौरान जो है जीवित जन्मों की कुल संख्या दी गई है आपको 15,000, ये जीवित जन्मों की संख्या दी गई है। तो अशोधित जन्म दर यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्रेड बर्थ रेट आपको CBR यहाँ पर ज्ञात करना है प्रति 1000 क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको CBR का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लाइव बर्थ की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका मतलब लाइव बर्थ और बटे में हो जाएगा यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन, लाइव बर्थ बटे टोटल पॉपुलेशन और गुणे 1000 इसका यूज करेंगे। तो लाइव बर्थ कितनी है यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है 15,000 जन्मों की संख्या, तो ये हो जाएगा 15,000 बटे में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5 लाख, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 लाख और गुणे में हो जाएगा 1000। यहाँ पर 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको अगर आप भाग करेंगे तो 5 3 15 और जीरो यानी कि ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि बाउले का जो सूचकांक है वो किन दो सूचकांकों का अंक गणितीय माध्य होता है। तो बाउले का जो सूचकांक होता है वो आपका लेशपियर और पाश्चे का जो है वो अंक गणितीय माध्य होता है। किसका होता है, लेशपियर और पाश्चे का, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। के बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि श्रृंखला आधार विधि में जो लिंक रिलेटिव है इसकी गणना जो है किस वर्ष के आधार पर की जाती है। तो जो लिंक रिलेटिव होता है इसकी गणना आप लोग याद रखिएगा हमेशा जो ठीक पिछले वर्ष का आधार होता है उस पर ज्ञात की जाती है, ठीक है। ठीक पिछले वर्ष के आधार पर जो है वो लिंक रिलेटिव की गणना की जाती है। इसके बाद अगला कह रहा है कि सूचकांकों के निर्माण के लिए किस औसत को सैद्धांतिक रूप से सर्वोत्तम माना जाता है। किसकी गणना के लिए बात हुई है, सूचकांक के लिए। तो सूचकांक के लिए याद रखिएगा ज्यामितीय माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का जो है वो प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फिशर का आदर्श सूचकांक है वो यहाँ पर लेशपियर और पाश्चे के गुणोत्तर माध्य पर ही आधारित होता है, ठीक है। तो सूचकांकों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से सर्वोत्तम कौन सा माना जाता है, आपका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि ज्यामितीय माध्य माना जाता है। अगला ध्यान दीजिए कह रहा है कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के निर्माण में जो पारिवारिक बजट विधि है इसका सही सूत्र क्या होगा। यहाँ पर जो आपसे पारिवारिक बजट विधि का सही सूत्र कह रहा है,
तो यहाँ पर याद रखिएगा जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है यानी कि समेशन आर डब्ल्यू बटे समेशन डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पर भार के रूप में यूज किया जाता है, तो पारिवारिक बजट विधि में का जो सही सूत्र होगा वो यहाँ पर ये यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यदि आधार वर्ष के मूल्य को योग दिया गया, यहाँ पर आधार वर्ष के मूल्यों का जो है आपको योग बता दिया गया है, कितना है 120, और चालू वर्ष के मूल्यों का योग जो है वो 150 है, तो सरल समूहीकरण विधि द्वारा मूल्य सूचकांक क्या होगा। यहाँ पर जो है आपसे मूल्य सूचकांक पूछा गया है यानी कि इंडेक्स ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा समेशन P1 बटे में हो जाएगा समेशन P0 और गुणे 100। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आधार वर्ष के मूल्यों का योग कितना है 120, और यहाँ पर चालू वर्ष के मूल्यों का, तो P1 जो होता है वो चालू वर्ष के मूल्यों का योग होता है 150 बट्टे में हो जाएगा 120 और गुणे में हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, बाकी आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपको 125 मिल जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण यह जांचता है कि सूचकांक सूत्र उन भौतिक इकाइयों जैसे कि किलोग्राम लीटर से स्वतंत्र होना चाहिए जिसमें मूल्य और मात्राएं जो है वो व्यक्त की जाती हैं। तो ये याद रखेगा, ये आपका यूनिट टेस्ट होता है, यहाँ पर शायद थोड़ा सा कट गया है, याद रखेगा यूनिट टेस्ट या फिर इकाई परीक्षण बोलते हैं, यूनिट टेस्ट या फिर इकाई परीक्षण बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इकाई परीक्षण। तो ये आपका जो होता है किलोग्राम लीटर, इनसे जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि उसकी कोई इकाई या मात्रक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि फिशर के सूचकांक को आदर्श क्यों कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि फिशर का सूचकांक जो है ये ज्यामितीय माध्य पर आधारित होता है और ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और इसके अलावा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इन दोनों को संतुष्ट करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इन दोनों को संतुष्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर फिशर के सूचकांक को आदर्श माना जाता है। के बाद कह रहा है कि मूल्य सूचकांक की गणना का सही सूत्र क्या होता है। तो मूल्य सूचकांक की गणना के लिए याद रखेगा, यहाँ पर जो वैल्यू इंडेक्स होता है इसके लिए यूज करते हैं समेशन P1 Q1 और बटे में होता है समेशन P0 Q0 गुणे 100। ये आपका फॉर्मूला होता है वैल्यू इंडेक्स का, मूल्य सूचकांक यानी कि जो पहले विकल्प में दिया गया ये आपका सही हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की चालू वर्ष में मौद्रिक आय दी गई है 24,000 और मूल्य सूचकांक दिया गया है 120, तो यहाँ पर जो है उसकी वास्तविक आय क्या होगी, यानी कि रियल इनकम आपको यहाँ पर बतानी है। तो अगर आप यहाँ पर रियल इनकम ज्ञात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मनी इनकम और बटे में होता है प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये याद रखेगा, मनी इनकम बटे प्राइस इंडेक्स और इनटू में होता है 100। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मौद्रिक आय कितनी है 24,000, तो मनी इनकम यानी कि मौद्रिक आय जो है आपकी 24,000 हो जाएगी। प्राइस इंडेक्स मूल्य सूचकांक कितना है 120 है और गुणे में हो जाएगा 100। बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, 0 से आप ये 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 से इसको भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 3 0 ये दिए गए हैं, 1 0 यहाँ पर बच गया था तो ये आ जाएगा। कुल मिला के विकल्प नंबर बी जो दिया गया 20,000 ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि श्रृंखला आधार विधि में लिंक रिलेटिव की गणना करने का सही सूत्र क्या होता है। तो लिंक रिलेटिव में अभी मैंने बताया था कि ठीक पिछले वर्ष का मूल्य यूज करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो विकल्प नंबर सी में दिया गया, ध्यान दीजिए चालू वर्ष का मूल्य और बटे में ठीक पिछले वर्ष का मूल्य गुणे 100, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज जो है लिंक रिलेटिव को ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है इसमें कि लेस्पेयर के सूचकांक में किस प्रकार की अभिन्नत यानी कि बायस पाई जाती है। तो जो लेस्पेयर का सूचकांक होता है इसमें अपवर्ड बायस यानी कि ऊर्ध्वगामी अभिन्नत पाई जाती है। ठीक है, वहीं पर जो पाश्चे का सूचकांक होता है उसमें अधोगामी अभिन्नत यानी कि डाउनवर्ड बायस जो है वो पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर कह रहा है कि तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की गणितीय शर्त क्या होती है। मैंने आज ही की क्लास में 2 बार आपको बताया है कि जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है ये आपका ध्यान दीजिए P01 इंटू Q01 बराबर में मैंने आपको बताया था V01, और V01 का फॉर्मूला भी मैंने बताया वैल्यू इंडेक्स जिसे बोलते हैं समेशन P1 Q1 बटे में समेशन P0 Q0 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर बी दिया गया है आपका ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि केली के निश्चित भार सूचकांक में भार के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था कि यहाँ पर एक निश्चित मात्रा Q को जो हम लोग भार के रूप में यूज करते हैं केली के सूचकांक में।
तो वही ध्यान दीजिए विकल्प नंबर सी में दिया गया है कि एक निश्चित मात्रा क्यू, जो जरूरी नहीं है कि आधार वर्ष या फिर चालू वर्ष हो, ये याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये आधार वर्ष या फिर चालू वर्ष हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है ध्यान दीजिए कि सामान्य प्रजनन दर यानी कि GFR की गणना के लिए हर में जो है किसे शामिल किया जाता है। हर का मतलब जो बटे में का होता है डिनोमिनेटर, उसकी बात हो रही है। तो सामान्य प्रजनन दर में हमेशा जो है बटे में 15 से 49 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की कुल संख्या को जो है शामिल किया जाता है। तो विकल्प नंबर बी में आपको यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स जो आपका WPI है में मुख्य रूप से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक में जो है सर्विसेज यानी कि सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, इनको जो है थोक मूल्य इंडेक्स में जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सूत्र समय उत्क्रमता परीक्षण यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट नहीं करता है। अब की बार यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सूचकांक है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट नहीं करता है। तो याद रखिएगा, फिशर का आदर्श सूचकांक ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। मार्शल एडवर्ड सूचकांक ये भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। और जो केली का सूचकांक होता है ये भी संतुष्ट करता है। लेकिन जो लेशपेयर का सूचकांक हो गया, पाश्चे का सूचकांक हो गया, बाउली का सूचकांक हो गया, ये सब जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसका किसका, लेशपेयर का हो जाएगा, पाश्चे का हो जाएगा, बाउली का हो जाएगा, ये जो है इसे संतुष्ट नहीं करेंगे। बाकी आपका फिशर का, मार्शल एडवर्ड और केली का सूचकांक जो है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सूचकांकों में आधार परिवर्तन यानी कि बेस शिफ्टिंग की आवश्यकता मुख्य रूप से कब होती है। जब आपका जो आधार वर्ष है वो बहुत पुराना हो गया है, तब यहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाता है। तो वही बताया गया कि जब आधार वर्ष बहुत पुराना हो गया हो और वर्तमान आर्थिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व ना करता हो, यानी कि वो जो है आपका 100 के बराबर ना हो। मैंने बताया था इसकी वैल्यू जो है 100 होनी चाहिए और एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। तो अगर इसको यहाँ पर फॉलो नहीं करता है तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि मानकीकृत मृत्यु दर की गणना मुख्य रूप से किन भिन्नताओं को दूर करने के लिए जो है यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर जो मानकीकृत मृत्यु दर है, यहाँ पर HDR की गणना हमेशा याद रखिएगा किसके लिए करते हैं, तो ये आयु और लिंग की संरचना, इनकी भिन्नताओं को जो है वो दूर करने के लिए जो है यहाँ पर की जाती है। तो ये याद रखिएगा, इसका विकल्प नंबर सी आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि सांख्यिकी में सूचकांकों को सटीक सत्य नहीं माना जाता है। जो सांख्यिकी में सूचकांक होते हैं इनको यहाँ पर जो है नॉट एग्जैक्टली ट्रू माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये केवल और केवल जो है वो औसत प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका करते हैं, एवरेज ट्रेंड जो है वो फॉलो करते हैं, व्यक्तिगत मामलों का नहीं। इसलिए यहाँ पर ये जो है सटीक सत्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सर्कुलर टेस्ट की संतुष्टि के लिए आवश्यक गणितीय शर्त, मैंने यहाँ पर गणितीय शर्त क्या है, तो अभी मैंने आप सभी को बताया था कि जो गणितीय शर्त होती है इसकी क्या होती है, P01 इंटू P12 और P20 इज इक्वल टू 1। ये मैंने अभी आपको पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति और मूल्य सूचकांक यानी कि प्राइस इंडेक्स के बीच जो है वो क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा, जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है और जो प्राइस इंडेक्स होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अगर क्रय शक्ति बढ़ाएंगे तो मूल्य सूचकांक घटेगा और अगर आप क्रय शक्ति को कम करेंगे तो मूल्य सूचकांक यहाँ पर बढ़ जाएगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2020 में आधार वर्ष का सूचकांक, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मैं अब दोबारा से नहीं करा रहा हूँ, इसको आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है यहाँ पर कि दो अलग अलग आधार वर्षों, किसकी बात हो रही है यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो अलग अलग आधार वर्षों वाली सूचकांक श्रृंखलाओं को एक निरंतर श्रृंखला में जोड़ने के लिए
किस विधि का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया था यहाँ पर दो सीरीज को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्प्लाइसिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्लाइसिंग का प्रयोग जो है यहाँ पर दो सूचकांक वाली श्रृंखलाओं को जो है जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पाश्चे के सूचकांक में किस प्रकार की अभिनत यानी कि बायस होने की प्रवृत्ति होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है लेशपियर में अपवर्ड बायस होता है और पाश्चे में जो है आपका अधोगामी यानी कि डाउनवर्ड बायस यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर की गणना करते समय हर में जो है वो क्या लिया जाता है? जब आप शिशु मृत्यु दर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हर में जो है वो किसे शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा कि उस वर्ष में जन्म लेने वाले कुल जीवित बच्चों की संख्या को जो है यहाँ पर हर में शामिल किया जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि समय उत्क्रमता परीक्षण यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट और इसके अलावा बात हो रही है तत्व उत्क्रमता परीक्षण की। इन दोनों को किसने विकसित किया था? जो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है, इसके अलावा जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, इसे किसने विकसित किया था? तो याद रखिएगा इरविंग फिशर ने। किसने विकसित किया था? इरविंग फिशर ने जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है वो विकसित किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला कह रहा है कि वाल्स का जो मूल्य सूचकांक है ये भार के रूप में किसका उपयोग करता है? तो याद रखिएगा कि जो वाल्स का मूल्य सूचकांक होता है ये भार के रूप में हमेशा आधार वर्ष और चालू वर्ष की मात्राओं का गुणोत्तर माध्य यूज करता है। ठीक है, यानी कि ज्यामितीय माध्य जो है यहाँ पर यूज करता है। तो ये आप लोग इसके बारे में जो है वो याद रखिएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी आधार और चालू वर्ष की मात्राओं का ज्यामितीय माध्य यूज करता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो सूचकांक श्रृंखलाओं के बीच क्या होना अनिवार्य है? ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से आया है, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो कह रहा है कि इन दो सूचकांक श्रृंखलाओं के बीच क्या होना चाहिए? तो मैंने बताया था ओवरलैपिंग, यानी कि वो दोनों जो है अतिव्यापी या फिर सामान्य वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओवरलैपिंग या फिर कॉमन ईयर जो है यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है वो याद रखेंगे। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक तैयार करते समय किस मूल्य का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बात हुई है जीवन लागत निर्वाह मूल्य की। तो जीवन लागत निर्वाह मूल्य के लिए हमेशा जो खुदरा मूल्य होता है, जो रिटेल प्राइस होता है, इसका यूज किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के लिए जो है खुदरा मूल्य का यूज किया जाता है। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि फिशर का मूल्य सूचकांक आपको दिया गया 150, लेशपियर का दिया गया 144, तो पाश्चे का क्या होगा? अभी आपको पता है कि जो फिशर का सूचकांक होता है वो लेशपियर और पाश्चे का क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। तो इधर ध्यान दीजिए अंडर रूट लगा है, अगर आप इधर से अंडर रूट हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फिशर का कितना दिया गया? 150, तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर ध्यान दीजिए लेशपियर का दिया गया है 144 और पाश्चे का आपको ज्ञात करना है। 150 का वर्ग करिए तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225 और 2 बार यहाँ पर क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। बराबर यह ध्यान दीजिए 144 इसके बट्टे में आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा p। इसको भाग करेंगे तो लगभग ये आपका 156 के आसपास आएगा। ठीक है, पॉइंट में 25 ये आपको दिया गया है, विकल्प नंबर ए में यही आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा भाग करके। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगले में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक परिपत्र परीक्षण यानी कि सर्कुलर टेस्ट को संतुष्ट करता है? तो यहाँ पर इसे केली का सूचकांक करता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था सिंपल एग्रीगेट मेथड के द्वारा भी इसको यानी कि ज्यामितीय माध्य के द्वारा यहाँ पर इसको संतुष्ट किया जाता है, या फिर केली का सूचकांक को जो है ये आपका सर्कुलर टेस्ट को जो है यहाँ पर संतुष्ट करता है। ठीक है, दोनों में आंसर अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि मूल्य सूचकांकों के संदर्भ में जो आपका P10 है ये क्या दर्शाता है? जो आपका P10 दिया गया है ये यहाँ पर क्या दर्शाता है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 10 है, इसका मतलब है कि चालू वर्ष के आधार पर जो है ये आधार वर्ष का मूल्य सूचकांक, इसे बोलते हैं चालू वर्ष के आधार पर। 1 जो है ये चालू के लिए होता है, 0 जो है आधार के लिए होता है। तो कुल मिला के चालू वर्ष के आधार पर जो है यहाँ पर आधार वर्ष का सूचकांक कहाँ पर दिया गया? देख लीजिए विकल्प नंबर ए में दिया गया कि चालू वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का मूल्य सूचकांक, इसे यहाँ पर ये दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि तत्व उत्क्रमता परीक्षण यह मांग करता है कि मूल्य सूचकांक और मात्रा सूचकांक का जो गुणनफल होता है
वो किसके बराबर होता है, ये आपका वैल्यू इंडेक्स के बराबर होता है, यानी कि V01 के बराबर होता है, जिसे मैंने बताया था कि समेशन P1 Q1 और बटे में समेशन P0 Q0 से यहाँ पर जो है इसे व्यक्त किया जाता है, यानी कि मूल्य सूचकांक की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में जो मुद्रास्फीति है, किसकी बात हो रही है, मुद्रास्फीति के कारण जो है वो कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है, तो अपस्फीति की प्रक्रिया का उपयोग करके राष्ट्रीय आय का क्या किया जाता है, तो इसे जो है आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर समायोजित किया जाता है, ताकि वास्तविक वृद्धि का जो है वो पता चल सके। ये आप लोग याद रखिएगा, इसके द्वारा जो है यहाँ पर वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि किसी विशिष्ट कारण जैसे कि टीबी या कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या और उसी वर्ष की कुल मध्य वर्ष जनसंख्या के अनुपात जो है वो प्रति 1 लाख को क्या कहा जाता है, तो इससे यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विशिष्ट मृत्यु दर। क्या बोलते हैं, विशिष्ट मृत्यु दर यहाँ पर जो है इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर लगभग मैंने आपको टॉप जो है 55+ क्वेश्चंस बताए हैं, इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, अब आप लोग जो है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन से जाकर पूरा क्रम से एक एक वीडियो देखकर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।